हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका सामाजिक विज्ञान के इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बच्चों, ये पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम आपको इसका पहला भाग ही पढ़ाएंगे। पिछले पार्ट 1 में हमने फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी समाज, राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की घोषणा, आतंक काल, महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा का अंत, नेपोलियन का उदय एवं अंत पढ़ाया था। आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में समाजवाद क्या है, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन कैसे आया, किन पार्टियों का गठन हुआ आदि पढ़ाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों के विचार सभी राष्ट्रों में फैलने लगे। इन्हीं विचारों के अग्रदूत बने राजा राममोहन रॉय और हेनरी लुइस डेरोजियो। भारत में राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, मगर यूरोप के सभी लोग संपूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। बहुत लोग बदलाव के लिए तैयार थे, परंतु ये बदलाव धीरे धीरे चाहते थे। यूरोप के समाज में 3 प्रकार के लोगों के समूह थे। पहला है उदारवादी या लिबरल्स, दूसरा है आमूल परिवर्तनवादी या रैडिकल्स हम कह सकते हैं, और तीसरा है रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले हम उदारवादी या लिबरल्स के समूह को देखेंगे। उदारवादी या लिबरल्स का ये समूह उदारवादी राष्ट्र चाहता था, जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। जैसे उस समय यूरोप में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। वे चाहते थे कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, यानी कि छीनना नहीं चाहिए, किसी के अधिकारों से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। अब दूसरा हम देखेंगे आमूल परिवर्तनवादी या रैडिकल्स को देखेंगे। रैडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी व बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। वे जमींदारों के अधिकारों को समाप्त कराना चाहते थे। तीसरा है रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव्स। रूढ़िवादी समूह रैडिकल और उदारवादी के खिलाफ थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव्स परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, परंतु धीरे धीरे वे भी परिवर्तन चाहने लगे थे। वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और उन्हें ठुकराया ना जाए, और बदलाव की प्रक्रिया धीमी गति से होना चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन। तो औद्योगिकरण के कारण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए वो हम देखते हैं। तो ये युग जो था औद्योगिकरण का, सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का युग था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे,
रेलवे का विस्तार होने लगा था। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी कारखानों में काम करने लगे थे। काम के घंटे ज़्यादा थे, परंतु मजदूरी कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। अब शहर तेजी से बसने लगे थे और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी यानी कि लिबरल्स और रैडिकल्स दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यदि मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था से लाभ मिल सकता था। उनकी मान्यता थी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी हो वे उन्हें बिना रोक टोक के काम करने दें तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के आरंभ में समाज परिवर्तन के इच्छुक कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रैडिकल के संपर्क में आने लगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी व रूस की जनता क्रांतिकारी होने लगी। राजशाही का अंत होने लगा और नागरिक अधिकारों को बहाल किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि यूरोप में समाजवाद का आना कैसे आरंभ हुआ, किस प्रकार समाजवाद का गठन होने लगा। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थी। उनका कहना था कि जिनके पास अपनी संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन इससे केवल संपत्तिधारी व्यक्ति को ही फायदा मिलता है, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए यदि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक हितों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे। इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, जो कि सन 1771 से लेकर के 1858 तक थे, में इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। ये कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि कार्ल मार्क्स सन 1818 से 1882 तक थे और फ्रेडरिक का जो कार्यकाल था वो 1820 से 1895 तक, 1820 से 1895 तक। ये दोनों ही पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। उनको एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। उन्होंने समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि अंत में जीत मजदूरों की ही होगी। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा।
सन 1870 के अंत तक कम्युनिस्ट साम्यवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। समाजवादियों ने द्वित इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से सोशलिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा था। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। इंग्लैंड में सन 1905 में मजदूर संघों व समाजवादियों ने लेबर पार्टी का गठन किया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। इन संगठनों ने संकट के समय सदस्यों को मदद देने के लिए कोष भी स्थापित किए। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना भी शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं कि समाजवाद के लिए किन किन का समर्थन हुआ। तो सन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रैडिकलों को ही बोलबाला बना रहा है। तो बच्चों, ये दूसरे लेसन का पहला पार्ट था और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था बच्चों, इसलिए हम आपको कोई प्रश्न नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो आप पूरा पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दी है उसको आप अपनी रफ कॉपी में नोट करिएगा। जब हम दूसरा भाग पढ़ाएंगे तब हम आपको प्रश्न देंगे। थैंक यू।